गांव प्रधानों की भूमिका क्या हो सकती है और लोकतंत्र का क्या महत्व है। ये खूब सीखने को मिला है इस दौरान। आप लोगों ने स्वतः और स्वयं की प्रेरणा से प्रेरित होकर तमाम रक्षात्मक उपाय अपनाए। इस तरीके से इस वायरस से, इस महामारी से हम अपने गांव को बचा सकते हैं, अपने जिले को बचा सकते हैं, अपने प्रदेश को बचा सकते हैं। तो उसमें आपकी भूमिका अति महत्वपूर्ण रही है। उसकी जितनी भी सराहना की जाए, जितनी भी प्रशंसा की जाए, मैं समझता हूं कि वो कम ही कम है। अभी भी लड़ाई जारी है और ऐसा लगता है कि लड़ाई लंबे समय तक चलेगी। जिस तरह से दुनिया के तमाम विकसित देशों, विकासशील देश हों या पिछड़े देश हों, सभी में इस वायरस ने समान रूप से अपना कहर बरपाया है। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो भारत में जो मृत्यु दर है और जो रिकवरी रेट है, दोनों बेहतर हैं। तमाम जिन देशों को बहुत गुरूर था कि उनकी स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बेहतर हैं, उन सब का आज हम अगर इस महामारी पर नियंत्रण के हिसाब से उनका आकलन करें तो वो बहुत पीछे नजर आते हैं। लेकिन हम सब लोग भारत के लोग हैं और हम सब सतर्कता पर, परहेज पर ज्यादा विश्वास रखते हैं और उसी ने इस महामारी में हमको बचा के रखा है। आपको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पहला आह्वान देश को किया था, जान है तो जहान है, और उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की थी, ये पता होते हुए कि इससे तमाम आर्थिक नुकसान होंगे, लेकिन जीवन रहेगा तो उस आर्थिक नुकसान की भरपाई की जा सकती है। ये महामारी है और महामारी का मतलब होता है कि तमाम तरह की दिक्कतें समाज को झेलनी होती हैं। आर्थिक ही नहीं तो सामाजिक स्तर पर भी, जहां गहन संवेदनशील लोग भी सामने आए, जिन्होंने समाज को और जो लोग प्रभावित लोग थे उनको अपने परिवार का एक हिस्सा मानकर सहयोग किया। वहीं तमाम ऐसे भी उदाहरण सामने आए कि लोग, प्रारंभ में लोगों ने उनकी लाशें जलाने से इनकार कर दिया, शमशान घाटों पर लाने से विरोध भी सामने आया, यद्यपि कहीं कहीं पर आया। लेकिन जब हम महामारी की बात करते हैं तो ये महामारी के परिणाम हैं। ये तमाम तरह की, मैंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक तमाम विकृतियां स्वाभाविक रूप से है और शायद इसीलिए इसको महामारी का नाम दिया गया है। मैं आपसे बात कर रहा था कि अभी ये लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी और इस लड़ाई को हम बहुत आसानी से भी लड़ सकते हैं और बहुत कुछ होने के बावजूद भी हम सफलता तक पहुंचने में हमको दिक्कतें भी हो सकती हैं। आसानी से मेरा मतलब यह है कि अगर हम जो दूरी है, फिजिकल डिस्टेंस है, इसको बना के रखते हैं, हम अपने चेहरे को ढक कर रखते हैं, हम
अपने हाथ मुंह बार बार धोते हैं, साबुन से धोते हैं, तो हम इसको काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। और इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि अगर हम इसको वास्तव में रोकना चाहते हैं तो हम इसको जीरो बजट से भी रोक सकते हैं, जीरो बजट से भी रोक सकते हैं, बगैर पैसे के भी रोक सकते हैं। और नहीं तो ये मार कहां तक पड़ेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इससे भयभीत होने की भी जरूरत नहीं है, ये जबरदस्ती आपके गले नहीं पड़ता, भयभीत होने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन सावधानी और सतर्कता ये बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं अपने सभी मित्रों से कहना चाहूंगा, अपनी बहनों से कहना चाहूंगा कि हम सावधानी और सतर्कता बरतें, यही इसका निदान है। आज थोड़ा सा एक खबर मिली है कि रूस ने कोई वैक्सीन तैयार किया है। अभी उसके क्या परिणाम होंगे, वो कब तक उपलब्ध होगा, 800 करोड़ की आबादी है दुनिया की, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है। उत्तराखंड राज्य ने सतर्कता बरती, उत्तराखंड में रिकवरी रेट अच्छा है। हम सब जानते हैं कि हमारे लोग राज्य से बाहर बड़ी संख्या में रहते हैं और उनको लाना भी जरूरी था। जब कभी कोई दिक्कत खड़ी होती है तो हर किसी को अपने घर की याद आती है, वो अपने घर की ओर जाना चाहता है। ऐसे में सरकार कैसे लाने से इनकार कर सकती थी। तमाम तरह के सुझाव हमारे पास आए कि साहब बाहर से लोग आएंगे तो बीमारी साथ लेकर आएंगे। लेकिन हमने सब बातों पर विचार करने के बाद ये निर्णय लिया कि हम सब लोगों को वापस लाएंगे और हम तमाम ट्रेन की व्यवस्था की गई, बसों की व्यवस्था की गई, कुछ राज्यों से भी अनुरोध किया गया और आप सबके सहयोग से हम अपने 3 लाख, लेकिन वो ऐसी जगह से आए जो इस बीमारी से काफी ग्रसित थी, जैसे दिल्ली एनसीआर का एरिया है, गुजरात का सूरत है, अहमदाबाद है, महाराष्ट्र में मुंबई है, पुणे है, पंजाब में है। काफी लोग संक्रमित थे, लेकिन हमने अपनी व्यवस्थाएं की और हम उनको वापस लाए हैं। आज हमारे राज्य में हर जिले में वेंटिलेटर हैं, बाईपैप मशीनें हैं, आज जांच के लिए ट्रूनेट मशीनें हैं, आदि आदि जो जरूरी चीजें वो आज हमारे पास हैं। हमारे पास 22,000 कोविड बेड्स हैं, कोविड केयर सेंटर्स में 22,000 बेड्स की व्यवस्था हमने की है। अभी हल्द्वानी में कल 500 बेड और बढ़ाने को कहा है। यद्यपि अभी उसमें जो पेशेंट हैं वो मात्र 250 के आसपास हैं, लेकिन अपनी व्यवस्थाएं चाहिए और तैयारी रहनी चाहिए। हम पूरी तरह तैयार हैं और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये दौर निकल जाएगा, बीमारी पीछे छूट जाएगी, लेकिन अपनी व्यवस्थाएं हमको चाक चौबंद रखनी है। आजकल डेंगू की भी परेशानी है, डेंगू का भी सीजन है। यद्यपि अभी तक डेंगू की ऐसी मार देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जरा सी लापरवाही, जरा सी असावधानी नुकसान पहुंचा सकती है। और हम सब जानते हैं कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में होता है, ये गंदगी में नहीं होता। ये घर के अंदर हमारी किचन में अगर पानी है उसमें भी पैदा हो सकता है, गमलों में पानी है उसमें भी पैदा होता है, अगर हम कूलर का इस्तेमाल करते हैं तो उसके पानी में भी हो सकता है, गमलों में हो सकता है। और इसलिए कहीं पानी इकट्ठा ना हो, वो जरूर हमको ध्यान देना है। सतर्कता और सावधानी यही सबसे अच्छा उपचार है, सबसे कारगर उपचार है। और इसलिए इस कारगर उपचार को हम लोग जरूर अपनाएंगे तो मुझे विश्वास है कि हम जहां कोविड से हम लोग लड़ रहे हैं, देश लड़ रहा है, दुनिया लड़ रही है, वहीं डेंगू से भी हम लोग आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। ये 3 महीने की बीमारी होती है, डेंगू का मच्छर लगभग 3 महीने रहता है, तो 3 महीने अगर हमने सावधानी से निकाल लिए
तो डेंगू से हम लोग बच सकते हैं। आज जिस रूप में हम आपको मिल रहे हैं, ये तकनीकी का कमाल है। सुदूर गांवों में आज लगभग 10,000 लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और इसको हमको और विस्तार देना है। अभी 3 दिन पहले भारत नेट फेज 2 ये अपने राज्य को 2,000 करोड़ रुपया मिला है भारत सरकार से और इसके तहत हर गांव तक ये नेटवर्क का जाल बिछाना है। हरिद्वार जनपद कवर हो चुका है और बाकी जनपदों में ये काम होना है। लक्ष्य रखा है कि 1.5 साल में हम इस काम को पूरा करेंगे। अगर हालात सामान्य होती हैं तो मुझे विश्वास है कि 1.5 साल के अंदर अंदर हमारा हर गांव इससे जुड़ जाएगा और तमाम तरह की सुविधाएं, हमारी व्यापारिक सुविधाएं, मार्केटिंग कर सकते हैं, स्कूलों में पढ़ा सकते हैं एक केंद्र से बैठ करके, जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसी तरह से टेलीमेडिसिन, टेली रेडियोलॉजी, टेलीपैथोलॉजी, टेली कार्डियोलॉजी, ये तमाम सुविधाएं हमारा जब नेटवर्क गांव गांव तक पहुंच जाएगा तो हम अपने घर बैठे बैठे तमाम इलाज कर पाएंगे। तमाम जो हमारे आवश्यक प्रमाण पत्र होते हैं हम घर बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं। और ये आशीर्वाद है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने ई गवर्नेंस की बात की है, डिजिटल इंडिया की बात की है। उन्होंने कहा इंडिया डिजिटल होना चाहिए। देखिए कितना बड़ा फायदा होता है कि आज आपके बैंक में सीधा दिल्ली से पैसा चलता है और आपके अकाउंट में सीधा पहुंच जाता है, एक मजदूर के अकाउंट में सीधा पहुंच जाता है। आपको याद होगा जब जनधन खाते खोले जा रहे थे, 0 अमाउंट में खाते खोले जा रहे थे, तो लोगों ने बहुत मजाक की कि इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा होने वाला है। आप कल्पना करिए इस महामारी में अगर ये सिस्टम नहीं होता तो क्या ये पैसा आप तक पहुंच पाता? क्या ये पैसा गांव तक पहुंच पाता? ऑफिस बंद, बैंक बंद, तमाम संस्थाएं बंद, ऐसे में पैसा कैसे आप तक पहुंचता? लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि उन्होंने डिजिटल इंडिया का आह्वान किया और आज ये पैसा सीधा हमारे अकाउंट में पहुंच रहा है, एक लेबर के अकाउंट में पहुंच रहा है और कोई बीच में कोई लीकेज नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। आज 100 पैसा दिल्ली से चलता है, 100 पैसा अकाउंट में पहुंचता है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच का परिणाम है और आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूं ये उन्हीं की सोच का परिणाम है। अब बात मैं आपसे थोड़ी देर और करूंगा। आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको चुनौतियों को अवसर में बदलना है। कैसे हम इसको अवसर में बदलें? और उन्होंने कहा कि इस कोविड महामारी का ये संदेश है कि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो। भारत खड़ा तब होगा जब हमारे गांव खड़े होंगे। गांव जब अपने पैरों पर खड़े होंगे तो भारत स्वाभाविक रूप से अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। और आत्मनिर्भर भारत के लिए दिया, गरीबों के कल्याण के लिए दिया। आज जो लोग अपनी नौकरियां छोड़कर मजबूरी में जिनको अपने गांव की तरफ आना पड़ा, उनके राशन की व्यवस्था की है। सीधा केंद्र निधि से वो पैसा आ रहा है, 90 लाख करोड़ रुपया इस पर खर्च हो रहा है। उनकी सोच है कि आखिर पहली आवश्यकता हमारी क्या है? 2 समय का भोजन ये हर किसी को मिले, कोई भूखा ना सोए, कोई गरीब व्यक्ति भी किसी कारण से भूखा ना रहे, ये उनकी सोच है। राशन कार्ड है या नहीं है, उनके लिए भी उन्होंने राशन की व्यवस्था की। ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और इसी में से आत्मनिर्भर भारत, हम कई सामान विदेशों से लाते हैं, उसमें तमाम तरह के दिक्कतें भी होते हैं, खतरे भी होते हैं, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल भी होते हैं। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत का उन्होंने आह्वान किया है और आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि जब ये कोविड भारत में आया 8 मार्च को, तो देश में कोई पीपीई किट नहीं बनते थे।
N95 मास्क जो हमारे डॉक्टर्स के लिए, नर्सों के लिए अस्पताल के अंदर बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। हम आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जो लोग सीधा पेशेंट के संपर्क में आ रहे हैं उनके लिए इनका होना बहुत जरूरी है। वो भारत में बनते ही नहीं थे। आज भारत बना ही नहीं रहा है, आज भारत निर्यात भी कर रहा है। 5 लाख पीपीई किट आज भारत में प्रतिदिन तैयार हो रहे हैं और भारत जरूरतमंद देशों को उसकी आपूर्ति कर रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत है। आज भारत कोविड के लिए वैक्सीन की तैयारी कर रहा है, औषधियों की तैयारी कर रहा है। यही आत्मनिर्भर भारत है कि हमको दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। और इसी तरह से हमने अपने राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लागू की है। मैं आप सब प्रधानगणों से कहना चाहता हूं कि हमारी बड़ी भूमिका बढ़ गई है और अधिक बढ़ गई है, और निश्चित रूप से हम चिंतित भी हैं, हम करना भी चाहते हैं। और इसके लिए एक बुकलेट हम बहुत जल्दी आपके पास हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिसमें जितने भी रोजगार के अवसर, चाहे भारत सरकार के हों राज्य के अंतर्गत या राज्य सरकार के होंगे या विविध विभागों की अपनी योजनाएं होंगी, उन सब की एक बुकलेट बनाकर हम आपको देंगे। और उस बुकलेट ये हमारे पास रहेगी और हम किसी भी जरूरतमंद को बता पाएंगे कि ये सरकार की योजना है, आप ये काम ये काम है, इनमें कौन सा आप काम करना चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी काम जो हम लोग करना चाहते हैं, सब योजनाएं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में सम्मिलित हैं। कोई भी काम आप जब किसी भी कुछ भी सोचेंगे तो आपको उस बुकलेट में मिलेगा कि सारे काम हम उसके माध्यम से कर सकते हैं। और 10% से लेकर 25% तक उसमें इंटरेस्ट फ्री उसको किया गया है। हमने 3 लाख रुपए तक के ऋण, पहले हमने 1 लाख रुपए तक का ऋण ब्याज मुक्त किया था, इस बार हमने 3 लाख रुपए तक के ऋण ये ब्याज मुक्त किए हैं। आपको कोई इंटरेस्ट उन पर नहीं देना है, बस आपको काम करना है, आपको स्वरोजगार जनरेट करना है और आपको अपने परिवार का लालन पालन करना है। कुछ अगर आप और अधिक पैदा कर सकें तो वो उसके लिए उसको मार्केटिंग करेंगे, उसको बेचेंगे, उससे भी हम इनकम जनरेट करेंगे। हमने 10,000 मोटरसाइकिल टैक्सी की योजना बनाई है और उसमें 2 साल तक कोई इंटरेस्ट आपको नहीं देना है। आप आपका जो इंटरेस्ट होगा उसको राज्य सरकार वहन करेगी। किसी भी उस बाइक के मालिक को इंटरेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी हम एक योजना और बहुत जल्दी लाएंगे, उसका मैं अभी बताऊंगा नहीं क्योंकि कैबिनेट में आएगा तभी उसको बताएंगे। उसमें भी हम 10,000 लोगों को रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। जो सरकारी नौकरियां हैं वो हम उन पर हमारी भर्तियां जारी हैं, उन पर हमारी विज्ञप्तियां लगातार निकल रही हैं, वहां तो हम भर्ती करेंगे ही। लेकिन हमको ये समझ लेना चाहिए कि आज भारत जब 135 करोड़ का भारत है तो मात्र 2.5-3 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं। उत्तराखंड जो लगभग 1 करोड़ 10 लाख से अधिक जिसकी आबादी है, उसमें भी लगभग 3 लाख से कम कर्मचारी हैं। इसका मतलब यह है कि सबको सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है। सबको सरकारी नौकरी मिल पाना काफी कठिन है, संभव नहीं है, मैं तो ये कहना चाहूंगा। ऐसे में हम अपने रोजगार करके, कि मैं रोजगार करूंगा, मैं 2 को और रोजगार दूंगा, ये सोच हमारी विकसित होनी चाहिए। और इसलिए इस सोच के आधार पर हमने ये विचार किया। काफी लोगों की राय थी कि जो ऋण आप दे रहे हैं अनुदान के रूप में दे दिया जाए, 10,000 5,000 रुपए सबको दे दिया जाए, लेकिन इससे हम खड़े नहीं हो सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते हैं। एक तरीका है कि हम आपको 100 अंडे दे दें, 200 अंडे दे दें, 250 अंडे दे दें। कितने दिन खा लोगे? एक भी खाओगे तो 200 दिन खा लेंगे, 250 दिन खा लेंगे। लेकिन अगर हम मुर्गी पाल लेंगे तो 365 दिन अंडा खा सकते हैं। अगर हम एक गाय पाल लेते हैं तो 8-9 महीना गाय दूध देती है, हम उससे कुछ कमा सकते हैं। ऐसे हम तमाम तरह के मछली पालन कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर्याप्त पानी है। कहीं पर हमारे पास मुर्गी पालन के लिए हम लोग घर के पीछे कर सकते हैं, आसपास कर सकते हैं। ऐसे तमाम काम 150 पौने 200 कामों की सूची है
उनको हम कर सकते हैं। जड़ी बूटियों का काम हम लोग कर सकते हैं। हम एक चीज पर और काम कर रहे हैं, वो है हिमालयन ग्रीन, हिमालयन वेजिटेबल्स। लेकिन और उसको हम सीधा मार्केटिंग करेंगे। दिल्ली हमारे नजदीक है, सड़कें हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बेहतरीन सड़कें हमारे लिए बना दी हैं। रेल की सुविधा, बहुत बेहतर सुविधा आज हमारे पास है। हम उसकी मार्केटिंग दिल्ली में कर सकते हैं और हिमालयन उत्पादों की बहुत ज्यादा डिमांड है और उनकी बाजार मूल्य भी बहुत अच्छे है। हम जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है उसके अंतर्गत हम काम कर सकते हैं। हमने जिला योजना में भी 40% बजट इस काम के लिए रखा है। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, काम करने वाले चाहिए। आप लोग जो काम करना चाहते हैं, मैं प्रधानगणों से यह कहना चाहूंगा कि आप अपने जिलाधिकारी से, जो उद्योग केंद्र है उनको, जो हमारे उद्यान विभाग के लोग हैं उनसे मिल करके और इन योजनाओं का लाभ उठाएं। अगर हम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ उठाएंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, जो हमारा सपना है ग्राम स्वराज का, वो गांव स्वराज हमारा साक्षात पूर्ण होगा। गांव हमारे आत्मनिर्भर होंगे, हमारा प्रांत आत्मनिर्भर होगा। डेयरी विभाग के अंदर 20,000 लोगों को डेयरी खोलने का लक्ष्य रखा है। सचिव मेरे बगल में बैठे हैं और ये योजना का शुभारंभ भी हो चुका है। और मैंने अपने किसान भाइयों से कहा कि जो भी गाय हम लाएं, हम राज्य के बाहर से लाएं। किसान, छोटा किसान भी अपने राज्य के विकास में क्या योगदान कर सकता है, ये सोच ही छोटी सी कि हमने गाय भैंस जो भी हम लाना चाहते हैं हम राज्य के बाहर से लाएंगे। अगर राज्य के बाहर से हम पशु लाते हैं, दुधारू पशु लाते हैं, तो हमारे राज्य का दूध बढ़ता है। ये किसान की बहुत बड़ी देन होगी अपने राज्य के लिए। लेकिन अगर हमने देहरादून से टेहरी में बांध दी, हमने उधम सिंह नगर से चंपावत में गाय लेकर चले गए, तो उससे राज्य को कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा राज्य को नहीं है। आपके जिले को हो सकता है, आपको व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन अगर हम अदर स्टेट से अगर पशु लाते हैं तो हमारे पशुओं की संख्या बढ़ती है। पशुओं की संख्या बढ़ती है तो हमारे यहाँ दूध बढ़ता है। दूध बढ़ेगा तो हमारे राज्य में, राज्य के लिए हमारा योगदान होगा। और इसलिए थोड़ा सा सोच बदलने की जरूरत है कि हम अपने राज्य के लिए क्या कर सकते हैं। अनेक लोग ऐसे कर रहे हैं। मेरे सीधे संपर्क में ऐसे किसान हैं, हमारी बेटियां हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैंने हल जोतती हुई लड़की, इस ढंग से वो अपनी खेती कर रही है। एक महिला ने मुझे बताया कि मैंने एक खेत में एक साल में 2 लाख रुपए कमाए हैं, 2 लाख की सब्जियां बेची हैं। आप सोच सकते हैं कोई? और ये बगल, ये थत्यूड़ ब्लॉक की बात है, टेहरी जिले की बात है। और इसलिए हम लोग तरह तरह के काम कर सकते हैं। बागवानी कर सकते हैं, जो सुगंधित फूलों की खेती है वो कर सकते हैं। उसके लिए हमारी आबो हवा बहुत अच्छी है। बागवानी में भी आज सेब और अखरोट 4 साल में, 3 साल में, 2 साल में फल दे रहे हैं। अखरोट भी 4 साल में फल दे रहा है। ऐसी वैरायटी आज आ गई है। तो हमको अर्ली जो वैरायटियां हैं जो कम समय में ज्यादा उत्पादन दे सकती हैं, अगर हम अपने हॉर्टिकल्चर के जो अधिकारी हैं उनके संपर्क में रहते हैं, जो विशेषज्ञ उनके संपर्क में रहते हैं, तो हम उन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। उन योजनाओं से हम अपने गांव वासियों को, हम उनको आच्छादित कर सकते हैं और अपने गांव को हम स्वावलंबी बना सकते हैं। मैं आज इस अवसर पर यहीं पर अपनी बात समाप्त करूंगा। 500 स्कूल अभी हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हैं। अभी मुझे बताया कि 450 साल और हो जाएंगे तो लगभग 950,000 के आसपास विद्यालय हमारे जुड़ जाएंगे। सारे डिग्री कॉलेज को हमने ई ग्रंथालय दिए हैं, ई लाइब्रेरी दी है। सारे डिग्री कॉलेज, 104 डिग्री कॉलेज हमारे, 5 यूनिवर्सिटी हैं। ये देश का पहला प्रदेश है जहां पर ये व्यवस्था की गई है। नहीं तो देश के अन्य प्रदेशों में ये व्यवस्था नहीं है। वो व्यवस्था हम अपने राज्य को हमने दी है। मुझे विश्वास है कि इस टेक्नोलॉजी का हम भरपूर फायदा उठाएंगे। कई बार लोगों के मन में रहता है कि टेक्नोलॉजी आएगी तो रोजगार के अवसर कम होंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ है। टेक्नोलॉजी आती है तो काम सरल होता है, पहली बात तो है। और दूसरी बात यह है कि उससे रोजगार बढ़ता ही बढ़ता है। तौर तरीके बदल जाएंगे लेकिन रोजगार बढ़ता ही बढ़ता है।
इनकम जनरेट होती है, ये जरूर हम सोचें। काफी अच्छी जानकारियां इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए हैं, वो चाहे किसी भी गांव में बैठे हो, किसी भी शहर में बैठे हो, हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टंगसा से, जो कि चमोली में है। टंगसा में काफी दूर से ग्राम प्रधान लोग वहां बैठे हुए हैं। तपोवन से भी काफी लोग बैठे हुए हैं। श्री विनोद सिंह जी वहां पर हैं, जो कि रिंगी के ग्राम प्रधान जी हैं, विनोद सिंह जी। GIC टंगसा, आवाज आ रही है? मैं ग्राम पंचायत कठूर ग्राम प्रधान जी, बात करिए, प्लीज बात करिए। सर। आवाज आ रही है सर? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। प्रधान जी को माइक दीजिए और उनकी बात आइए माननीय मुख्यमंत्री जी से। हाँ, बोलिए प्रधान जी, प्लीज। माननीय मंत्री महोदय जी, जी बोलिए प्रधान जी, नमस्कार। जिले के विकास के जी नमस्कार। मैं ग्राम निवासी विकासखंड दसोली, सादर प्रणाम सर। महोदय, आज के इस पंचायत की भूमि विषय पर इस संवाद है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राम पंचायत स्तर के लिए। बताइए प्रधान जी। और जी महोदय जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर सरकार ने और पंचायत स्तर पर कोरोना महामारी के लिए जो प्रयास हुए हैं आपके नेतृत्व में, प्रधान जी काल है, उस पर काफी रोक। हेलो, प्रधान जी आवाज आ रही क्या? थोड़ा माइक प्लीज अपने मुंह पर ले आइए, माइक। ठीक नहीं हुआ। हेलो टंगसा जी। आत्मनिर्भर भारत के लिए जो ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाएं या जो अभी बाहर से आए हैं, उन जो भी योजनाएं और रोजगार पर सुझाव दिए हैं, हम उन पर विचार करेंगे और हैं उनके लिए और रोजगार देने का पूरा सहयोग देंगे। जो सरकार द्वारा उस पे हम को रोजगार देने में अहम भूमिका निभा पंचायत स्तर पर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।